हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो हम यहाँ ऑप्टिक्स से रिलेटेड फिजिक्स के एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। इससे पहले की वीडियो में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए हैं इससे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आकर देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमारा इसमें क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा हो है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो अवतल दर्पण होता है हमारा, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है वो सर्च लाइट में यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर। और इसके अन्य उपयोग भी देख लेते हैं, जैसे गाड़ियों के हेडलाइट में। तो ये भी पूछा जाता है गाड़ियों के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो कॉनकेव, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण हो गया। सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग होता है, सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, आँख का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर और परावर्तक दूरबीन, इन सभी में इसका उपयोग होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ हमारा कॉनकेव मिरर। तो ये पूछा जाता है कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं। फिर अगला, डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो हमने पहले भी देखा है, जो उत्तल दर्पण होता है, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसे ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। और उत्तल उत्तल दर्पण को ही अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी अवतल को कहा जाता है, अपसारी उत्तल को कहा जाता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है, जबकि जो अवतल दर्पण की होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अवतल दर्पण की फोकस दूरी लिखी होगी तो उसे माइनस में लिखेंगे। फिर अगला हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो ये सिंपल फार्मूला होता है हमारा दर्पण सूत्र जो होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहाँ पर f जो होती है हमारी फोकस दूरी, u हमारी ऑब्जेक्ट, और v हमारी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, जो हमारी फोकस दूरी दी गई है वो 20 सेंटीमीटर दी है। यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि ये अवतल है, और वस्तु जो रखी है वो 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, तो -30 आ जाएगा। फिर यहाँ फार्मूले में रख देंगे हम सीधे सीधे। तो यहाँ से अगर 1/v लिखेंगे तो ये 1/-30 प्लस 1/20 आ जाएगा। फिर इसे हम सॉल्व कर देंगे सीधे। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये -3 आ जाएगा, और ये +2 आ जाएगा। तो -3 और +2 1, -1 बराबर 1/v। तो v बराबर जो आ गया सीधे -60 सेंटीमीटर। तो v बराबर जो इसका आएगा -60 आएगा। और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी 60 सेंटीमीटर है, तथा ऋणात्मक चिन्ह दर्पण की प्रकृति को दर्शाता है। फिर अगला देखेंगे हम, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति क्या होगी। तो शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P = 1/f होता है हमारा। तो यहाँ से हम रख देंगे वैल्यू को। इसे सेंटीमीटर में है तो इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। पहले पहले फोकस दूरी हमको 50 दी है, उसे अगर हमें मीटर में बदलना होगा तो 100 से भागा देंगे, तो ये 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। फिर सीधे हम P = 1/f में रख देंगे। P = 1/f में रख देंगे तो सीधे सीधे हमारा 2 डायोप्टर आ जाएगा। अगर 1/1/2 रख देंगे ना, तो इसको ये ऊपर आ जाएगा सीधे 2। तो 2 डायोप्टर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर कभी भी हमें सब शक्ति निकालनी होती है तो उसे मीटर में बदलना होता है पहले फोकस दूरी को। फिर हमारा जल का अपवर्तनांक जो है 4/3 है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारा 4/3 है। तो अपवर्तनांक होता है, और इससे एक फार्मूला हमें पता होता है कि जो म्यू होता है वो v/c होता है, v/c होता है। तो यहाँ से हम रख देंगे, या c/v रखा है, यहाँ 4/3 रख देंगे, तो बराबर ये हमारा c हो जाएगा, ये v हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे वैल्यू, तो v की वैल्यू सीधे यहाँ से आ जाएगी 3 × 10⁻8/3 × 3 और 4। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 2.25 × 10⁸ आ जाएगा लगभग। फिर अगला देखेंगे हम, कुल आंतरिक परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब प्रकाश जाता है तो ये कब होता है पूछा है। तो ये होता है हमारा जब प्रकाश जो होता है हीरे से कांच में जाता है। ये प्रकाशीय घटनाएं तब होती है जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ के अभिलंब के सापेक्ष माध्यम की सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर टकराती है। यदि अपवर्तनांक गुणांक सतह की दूसरी तरफ से कम है तो प्रकाश नहीं गुजर सकता है और उसी माध्यम में परावर्तित हो सकता है। क्रांतिक कोण आपतन कोण से अधिक वह कोण है जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है, वो आपतन कोण है जिसके अधिक होने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यह घटना तब होती है जब प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से विरल में जाती है।
दो मीडियम होते हैं। जब सघन माध्यम से हमारी विरल में जाएगी तब हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सघन माध्यम के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हमारा हीरा है, यह हीरा हो गया सघन, और ये और विरल का जैसे हवा हो गया। जबकि कांच का अपवर्तनांक कम है, सघन माध्यम से विरल में जाता है। हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.4 है, हीरा आधा है। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो सघन होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो विरल होगा। और कांच का अपवर्तनांक कब है, उससे कम है, तो इसलिए होगा। इस तरीके से देखना है। फिर अगला देखेंगे हम, जब सीडी मतलब ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसे, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। हमने देखा होगा जो हमारी सीडी होती है वो इंद्रधनुष की तरह रंग दिखाई देता है। तो ये किस कारण होता है पूछा है, तो ये होता है, इसमें अपवर्तनम भी होता है, विवर्तन भी होता है, पारगमन की परिघटना के आधार पर होता है। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ऑप्टिकल डिस्क के कारण जो पारगमन युक्त होती है, चूँकि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, किंतु सीडी से पार करने पर अपवर्तन के कारण प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। और फैल जाता है, जिससे प्रकाश के 7 रंग होकर दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसे। और इंद्रधनुष भी इसी आकृति में उपस्थित हो जाती है। तो इसी कारण होता है, विवर्तन भी होता है इसमें और पारगमन की घटना भी होती है। फिर अगला देखेंगे हम, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, मतलब कथन दिए गए हैं और दूसरा कारण दिया गया है। तो पहले हम देखते हैं, एक छड़ी को जब जल की तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी जो है छोटी और जल की सतह से झुकी हुई प्रतीत होती है। हमने ऐसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, तो ऐसे दिख जाती है। अगर पेंसिल को भी डुबाएंगे पानी में तो वह इस तरीके से दिखती है। ऐसे इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है इसके कारण। और छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं को प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी हुई झुकी होने का आभास देता है। उपयुक्त 2 वक्तव्यों में से कौन सा सही है बताना है हमें। तो ये आर तो गलत है, ये प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है बल्कि अपवर्तन के कारण होता है, तो ए इसमें सही होगा। का जो कथन है हमारा सही है, किंतु कारण गलत है, क्योंकि जो प्रकाश के अपवर्तन के अनुसार ही होता है ये। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है, इसलिए जल की छड़ी को तिरछी स्थिति से डुबोकर देखने पर जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। इस टाइप से झुकी हुई प्रतीत हो जाती है। अगर हम ऐसे डुबाएंगे तो झुकी हुई प्रतीत होती है। इससे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और तो ये अपवर्तन के कारण ही होता है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, अब सघन से विरल में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हटेगा, तो अभिलंब से दूर हटता है। और जब विरल से सघन में जाएगा, जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर अगला है, जब प्रकाश तरंगों के वायु से कांच जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होते हैं वो हैं। अगर जो हमारी लाइट है ये वायु से हमारे कांच में जा रही है, यानी विरल से सघन में जा रही है, तो इसमें क्या जो वेरी करता है ये बताना है। तो जो इसमें वेरी करते हैं वो होते हैं हमारे तरंग दैर्घ्य और वेग, यानी लैम्डा और वी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा सेम रहती है, ये वेरी नहीं करती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब प्रकाश किरणें माध्यम वायु से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का वेग और तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। तो इसमें बताना है कि हमें कौन से सही होंगे और कौन से गलत होंगे। तो इसका देखेंगे हम, तो ये पहला तो हमारा पूरा की तरह से गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। जो तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य होगा उनका कम होगा। फिर अगला है हमारा, जल में जो दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में 0.95 गुनी होती है, यह भी गलत है। प्रकाश की गति हमेशा सेम रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर हमारा, रेडियो तरंग द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। हाँ सही है, जो रेडियो वेव होती हैं ये हमारी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये सही है। और अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो होते हैं डॉपलर के परिवर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करती है, तो ये भी पूछा जाता है। तो लघु रेडियो तरंग का प्रभाव करती है पुलिस, जो हमारी यातायात पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, वो इसका यूज़ करती है जो स्पीड का पता लगाने के लिए। जो सूर्य, डी इसका सही हो जाएगा 3 और 4। सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में उपस्थित कणों का जो प्रकीर्णन हमने कल भी देखा था ये कि 1/λ होता है प्रोपोर्शनल, और जो दीर्घ होगा उसका लघु तरंग दैर्घ्य से कम होता है। और प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग यानी C/V यह होता है।
तो ये हो जाएगा, यहाँ रख देंगे तो निर्वात में प्रकाश। और जो रेडियो तरंग होती है ये 10⁻³ मीटर या उससे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो 10⁻³ से जिसकी ज़्यादा होगी वो विद्युत हैं, रेडियो तरंगें। और अतिचालन वाहनों का अतिचालन वाहन होते हैं जो उनका पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर का प्रयोग करती है, लघु रेडियो तरंग। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, तो ये किसके कारण बनती है बताना है। तो ये स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन। वैसे इसमें जो एक्चुअल होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और अगर इसके ऑप्शन से देखेंगे तो ये स्थलीय तापन टेम्परेचर की वजह से भी होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी होता है। तो जो स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन मरीचिका बनने के कारण रेगिस्तान के स्थल में गर्म हो जाने से उसके संपर्क की वायु गर्म हो जाती है और विरल हो जाती है, अथवा नीचे की वायु परतों का घनत्व ऊपर की परतों की तुलना में कम हो जाता है। और इन विभिन्न परतों के प्रकाश का अपवर्तन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक दशा में जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया से स्थल स्थान पर जल का भ्रम होता है, इसे मरीचिका कहते हैं। फिर अगला, वायुमंडल में प्रकाश के जो विसरण का कारण है, क्यों फैलता है तो ये धूल के कणों के कारण फैलता है, प्रकीर्णन इसी के कारण होता है। फिर अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र जो होता है लाल होता है। तो हाँ बिल्कुल होता है, ये सही है। अगर हम पीले और इसको मिलाएंगे नील लोहित, रक्ताभ नील लोहित, तो इसका हो जाएगा, यदि सायन यानी हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद छिद्र नीला होगा। तो ये भी सही है। इसका देखते हैं। तो लाल और हरे नीले को प्राथमिक रंग कहा जाता है। जो प्राइमरी हमारे कलर होते हैं लाल हरा नीला होता है। पीला मेजेंटा एवं पीकॉक नीले को द्वितीय रंग कहा जाता है, जो दो प्राथमिक रंग को मिलने से प्राप्त होते हैं। जैसे लाल और नीला को मिलाएंगे तो हमारा मेजेंटा बनता है, लाल और पीला को मिलाएंगे तो हमारा, तो जिसमें लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बनता है हमारा, ऑरेंज कलर, या पीला नहीं बनता। फिर अगला देखेंगे, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। ये भी जब अपवर्तन के कारण ही, जैसे हम सिक्का दबाएंगे तो ये भी उभरा हुआ प्रतीत होता है, ये भी इसी के कारण होता है। फिर अगला देखेंगे, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लाल और हरे से हमारा पीला होता है। फिर अगला देखेंगे हम, जब प्रकाश की किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डैश के कारण वजह से वंकित हो जाती है, तो विवर्तन, इसे विवर्तन बोलते हैं, यानी डिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसे। ये क्या होता है, प्रकाश का किसी एक हमारे कॉर्नर से, तो यही हमारा विवर्तन कहलाता है। विवर्तन जो होता है प्रकाश विपथन की एक क्रिया है जिसमें प्रकाश अपने सीधे मार्ग से थोड़ा विवर्तित हो जाता है। फिर हमारा मरुस्थल में जो मरीचिका यानी मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है। तो जिसका है प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों हैं इसके कारण। और मरुस्थल में जो मरीचिका घटना प्राय हुआ करती हैं, इसके प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप दूर स्थित वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर परावर्तन के संदर्भ में यह भली बात ही ज्ञात है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है, तो उसका हो जाएगा उसी कोण में, क्योंकि परावर्तन का पहला नियम ही एक होता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये देख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। फिर अगला देखेंगे हम, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रिज्म विभिन्न रंग उत्पन्न करता है जाना जाता है, तो उसे अपवर्तन बोलते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, जब रंगीन अक्षर पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखता है। तो बी, बैंगनी। जो सबसे कम उठेगा वो बैंगनी और सबसे ज़्यादा लाल उठता हुआ दिखता है। फिर अगला हमारा, बरसात के दिन पर जल की जो छोटी तैलीय परत चमकीले रंग दिखाई देती है और किसके कारण होती है। तो जो ये इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परिक्षेपण के कारण होती है। परिक्षेपण वहाँ घटना है जिसमें जो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि वर्षा काल में जो तैलीय परतों में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं, यानी स्पेक्ट्रम जो होता है। फिर इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। तो ये जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से होती है। तो यही फॉरेस्टर एग्जाम में यही पूछा था, इसी से क्वेश्चन बना था। तो इसको देख लेते हैं। वर्षा काल में दिखाई पड़ने वाले बादल जल की छोटी छोटी बूंदों से निर्मित होते हैं जो सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो सप्तरंगी पट्टी बनती है जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। ये दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीय इंद्रधनुष।
प्राथमिक इंद्रधनुष में जो जल की बूंद के अंदर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तथा 2 बार परावर्तन होता है। एक बार होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 बार होगा हमारा रिफ्लेक्शन यानी रिफ्रैक्शन अपवर्तन होगा। तो ये पूछा था। तथा द्वितीयक जो बनता है उसमें जल की बूंद के अंदर 2 बार आंतरिक परावर्तन होता है तथा 2 बार अपवर्तन होता है। तो 2 बार हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और 2 बार हमारा रिफ्रैक्शन होगा। फिर अगला हमारा समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? तो ये विवर्तन के कारण दिखाती है, डिफ्रैक्शन बोलते हैं जिसे। तो समुद्र के जो सीपी का विवर्तन के कारण सुनहरे वर्ण दिखलाई पड़ती है। विवर्तन एक प्राकृतिक जो हमारे ऑप्टिकल हमारी घटना है जिसके कारण प्रकाश की किरणें अवरोध के किनारे की ओर मुड़ जाती हैं, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट है, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट नोन एज डिफ्रैक्शन। तो अवरोध के ज्यामितीय छाया में प्रवेश करती है। फिर हमारा इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो हमने अभी पहले देखा था, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण दिखता। फिर हमारा यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी ये सबसे कम जो प्रक्षेप होता है, यानी इसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। फिर अगला, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो प्रकाश का प्रकीर्णन बताया था इन्होंने, नॉन इलास्टिक वाला, तो इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। रमन इफेक्ट भी बोलते हैं जिसे। फिर हमारा संक्रमण आयन किसके प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो ये दृश्य क्षेत्र में कर लेते हैं। दृश्य क्षेत्र क्या होता है? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ होती है उसे हम देख सकते हैं। फिर अगला देखेंगे हम, इनका ऑर्डर बताना है बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में। तो जो सूक्ष्म तरंग होता है इसकी सबसे ज़्यादा होती है, फिर हमारा अवरक्त और फिर दृश्य विजिबल और फिर एक्सरे, फिर गामा आएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। फिर हमारा डेल्टोनिज्म यानी प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है। इसमें रोगी को कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? तो इसमें ये कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें कोई भी रंग नहीं दिखाई देता है। इसे हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग ये नहीं दिखाई देते हैं। फिर निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये प्रकीर्णन का प्रयोग है। बाकी ये तीनों सब अपवर्तन के हैं। तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश से अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा, ये सब उसके उदाहरण है। फिर हमारा ल्यूमेन जो मात्रक है किसका है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है हमारा। किसी घनकोण से प्रति सेकंड प्रवाहित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा ज्योति फ्लक्स कहलाती है। फिर हमारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण किया जाता है। आभासी होना चाहिए, आवर्धित, तो ये उत्तल दर्पण। और जो गाड़ियों के आगे जो मिरर लगता है उसमें भी ये प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो आवर्धित आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है तथा दबे हुए भाग को पॉलिश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो उत्तल दर्पण जो होता है बड़ों की छोटी इमेज बनाता है हमारी, तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा इंद्रधनुष में होता है, यानी गलत कथन हमें बताना है। तो पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग में बैंगनी होता है, ठीक है, सबसे अंदर जो होता है बैंगनी होता है और सबसे बाहर लाल होता है। और पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुका होता है, ऐसे वक्र टाइप में होता है, ये भी सही है। आकाश की ओर इसके सबसे बाहरी रंग के रूप में लाल होता है, सबसे बाहर लाल होगा, सबसे अंदर बैंगनी होगा। और पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग में रूप में लाल होता है, ये गलत हो जाएगा, तो डी इसका गलत होगा। तो इंद्रधनुष के ऊपर लाल, अंदर की ओर बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। यह स्थिति प्राथमिक इंद्रधनुष में होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में ठीक इसके विपरीत होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक में जो हमारा होगा वो ये होगा, लाल जो होगा अंदर की ओर होगा और जो बैंगनी होगा वो बाहर की ओर होगा, बल्कि जो सेकेंडरी होगा इसमें इसका उल्टा होता है। फिर अगला, दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक इसका निकट बिंदु होता है। क्या होता है, दूर की तो दिखेंगी लेकिन नीचे की नहीं दिखेगी। और इसका सही किससे करते हैं? उत्तल लेंस से इसका सही करते हैं। फिर अगला हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रकाश की परीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो OMR जिसे बोलते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, तो ये इसका सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आँख पीले रंग का अधिक संवेदी होती है, क्योंकि जो लाल होता है इसकी प्रकाश तरंगदैर्घ्य पीले के प्रकाश से अधिक होती है। जो हमारी वेवलेंथ ऑफ R होती है ग्रेटर देन होती है वेवलेंथ ऑफ हमारी येलो से। फिर अगला देखेंगे, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये काफ़ी बेसिक है, हमारा 25 सेंटीमीटर है।
फिर हमारा चंद्र सतह पर एक प्रेषक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ प्रकीर्णन नहीं होता। फिर हमारी ग्रहण प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं, तो जो ग्रहण होता है वो विवर्तन के कारण लगता है, यानी डिफ्रैक्शन के कारण लगता है। फिर अगला, कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन सा तय करता है, तो जो द्वारक होता है ये इसके तय करता है। जो कैमरे में लगा द्वारक जो होता है प्रतिबिंब की तीक्ष्णता को निर्धारित करता है। द्वारक बड़ा होने पर प्रतिबिंब कम चमकीला तथा छोटा होने पर प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। अपेक्षक द्वारक जो होता है लेंस का प्रभावी व्यास की फोकस दूरी। और निकट दृष्टि दोष से प्रयुक्त को सही करने के लिए किसकी सलाह दी जाती है, तो ये हमारा कॉनकेव लेंस यानी अवतल, और ये दूर दृष्टि के लिए उसके। और निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर और कम दूरी पर ऐसी स्थिति में होता है जहाँ पर से गामा किरणें बिना समंजस क्षमता के रोकना रेटिना पर पहुँचती हैं, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। फिर अगला देखेंगे हम, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करने के लिए किससे गुजरना होता है, तो ये हमने पहले भी देख लिया, कहाँ से, जल में। तो अवतल लेंस हमेशा कैसा बनाता है, तो ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है अवतल लेंस। आकाश के नीला रंग पर आने के संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो ये प्रकीर्णन है। फिर हमारा फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो ये लाल, नीला, हरा, ये होते हैं फोटोग्राफी में। फिर अगला देखेंगे, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कितनी होगी, तो P=1/f लगा देंगे, यानी P=1/0.5, तो ये 2 डायोप्टर इसकी आ जाएगी। उत्तल है तो इसलिए पॉजिटिव आएगा। फिर हमारा दो माध्यमों के अपवर्तनांक N1 तथा N2 है, और इन दो माध्यमों में प्रकाश का वेग V1/1 या V/2 है, तो N2/N1 क्या होगा, तो इसका जो होगा V1 का V2 V1 का मान जो होगा V2 का 1.5 होगा, यानी V1 जो होगा 1.5 ऑफ V2 होगा। तो देख सकते हैं, ये यहाँ पे रखेंगे N1/N2 = C/V1 × V2/C। C से C कट जाएगा, V2/V1, तो V2/V1 जो यहाँ पे दिया है वो हमें कितना दिया है 1.5, तो यहाँ से V2 जो आएगा 1.5 टाइम V1। तो इस तरीके से करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।